Hi everyone, my name is Vinita and in this session we are going to discuss the strategy for mathematics optional. This is not only a strategy session for mathematics optional. Actually मैं एक ऐसा पूरा लेक्चर बनाना चाहती हूँ जिसमें मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले, बिकॉज मैंने देखा है कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी एक जो कंप्लीट एक तरह से डिटेल्ड सेशन नहीं है मैथमेटिक्स ऑप्शनल की रिगार्डिंग, जिसमें आपको सिलेबस का पता चले, जिसमें आपको PYQs का पता चले, टॉपिक्स का पता चले और फाउंडेशन कैसे बनाना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है और आपकी एक पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको डील करना है बेसिकली सब्जेक्ट के साथ, वो कहीं पर भी डिटेल्ड में नहीं दिया हुआ है. राइट. सो आफ्टर माई 4 years of experience, I would like to tell you all the things which are related to, all the concerns which are related to mathematics optional which I come across. जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास क्वेरीज सेंड करते रहते हैं, तो उसके बेसिस पर आई हैव कंपाइल्ड दिस वीडियो एंड होपफुली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. अगर आपको अच्छे लगे तो आप शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो साथ के एस्पायरेंट्स हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो भी आपको वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड थोड़ा सा परेशान है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता चले ताकि वो सो दैट दे कैन मेक ए फेयर डिसीजन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स अवेलेबल. So let me start with this session. First of all, our topic of discussion is who can choose mathematics optional. See, when it comes to the eligibility criteria for mathematics optional, graduation you know very well. Graduation in any subject, be it BA, BSc, BCom, कोई भी एक ग्रेजुएट पर्सन जो है वो ऑप्ट कर सकता है, यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकता है. तो ऑप्शनल के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर आपका बैचलर्स विद मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर मास्टर्स विद मैथमेटिक्स होना चाहिए, बट ट्वेल्थ में डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए. सो ट्वेल्थ तक जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, ऑल दोज पीपल कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शनल. एक तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी. अगर हम एक तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो यूपीएससी रिलीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एनी ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल टू टेक अप मैथमेटिक्स ऑप्शनल. बट द थिंग इज़ कि ये जो ऑप्शनल है ना, थोड़ा दूसरे ऑप्शनल से डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें आपकी जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो मैथमेटिक्स को आप कैसे डील करते हो, आपका कितना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, वो थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है. वो वैसे तो इफ़ आई टॉक अबाउट इन जनरल भी जब हम ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि विच सब्जेक्ट सूट्स यू द बेस्ट, किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है. वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो हम उसको थोरोली आगे तक कैरी कर सकते हैं, उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम उससे कभी भी जैसे बोर नहीं होते हैं. तो वी कैन स्टडी इवन द न्यू थिंग्स इन दैट सब्जेक्ट. नई चीज़ें पढ़ना एक तरह से हमें क्यूरियोसिटी रहती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट. इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और दूसरा एक तरह से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैथमेटिक्स इज सच ए सब्जेक्ट जिसमें आपने लर्न किया कोई चीज़, मतलब आपको अगर समझ आ गई बट आपने अगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो वो चीज़ आपके लिए एक तरह से नहीं की हुई चीज़ के बराबर ही है, राइट. बिकॉज जब तक हम उस टॉपिक के या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन के इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब तक क्या होगा कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होगे, राइट. बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स. क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है, वो आपको एक तरह से बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू ही बनता है. प्रैक्टिस के थ्रू जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता जाएगा, राइट. तो प्रैक्टिस आप हमेशा रेडी रहनी चाहिए. हमेशा जब भी आपको कोई टॉपिक्स पढ़ा है आपने, तो आपको एक तरह से मन करना चाहिए उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, राइट. उससे क्या होगा, आपको अपने लैक्स पता चलेंगे, उससे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आप ज़्यादा अच्छे से असेस कर सकते हो.
सो द फर्स्ट थिंग इज द इंटरेस्ट एंड द सेकेंड थिंग जो कि इंटरेस्ट से ही लिंक है, practice. You should be able to practice or you should be able to devote more number of hours to the practice of this particular subject. Third and the very important thing is you should be able to analyze the previous year questions. Previous year questions are a very important point. Not only for this optional, in fact UPSC के हर optional के लिए जो PYQs होते हैं, those are the biggest source of help, right? Because उनसे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस UPSC पूछता है, तो उस चीज़ के बारे में वो आप एक तरह से एनालाइज कर पाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके लिए आपको टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. जैसे जो जो टॉपिक्स UPSC के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो सिलेबस प्लस PYQs, ठीक है. तो जब भी आप कोई ऑप्शनल को चूज़ करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना है, फिर आपको सिलेबस देखना है, फिर आपको PYQs देखना है. तो अगर वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें आपको सूट करती हैं, तो आप उस ऑप्शनल के लिए डेफिनेटली मोर देन एलिजिबल हो, आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है. तो ये तो बात हो गई कि कौन लोग ऑप्ट कर सकते हैं. आई थिंक जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ वो आपको पता चल गया है कि इवन इफ़ यू आर ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, लेकिन आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स आपका पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, एंड इट वुड बी वेरी गुड कि ग्रेजुएशन में भी जैसे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें अगर आप मैथमेटिक्स ले सको तो उससे क्या होगा, यू विल रिमेन इन टच विद द सब्जेक्ट. because a lot of students ask me that they have lost टच विद द सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन उनकी किसी और सब्जेक्ट में होती है तो वो एक हैबिट नहीं बन पाती है लिखने की, प्रैक्टिस करने की. तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू आर इन योर ग्रेजुएशन. तो अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको मैथ्स एज ए सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ जाए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और आप UPSC में भी मैथ्स लेने का सोच रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप चूज़ कर लो. उससे आपकी वो एक टच रहेगा मैथमेटिक्स से जो आपका 12th में छूट गया होगा. ऑल राइट. सो सबसे द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओवर. हु इज़ एलिजिबल टू टेक दिस ऑप्शनल, हु कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शनल. नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है. सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो मैं चूज़ करना, जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, क्या सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है. अगर आप मुझसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है. देयर इज़ नथिंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट डू, राइट. बिकॉज द थिंग इज़ कि आपको एक स्मार्ट स्टडी का पता होना चाहिए, आपको उसको स्मार्टली हैंडल करना, आपको पता होना चाहिए कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, क्या क्या राइट रिसोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू टैकल द पेपर. क्योंकि हम जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर डूइंग मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो इट इज़ ए बिट डिफरेंट फ्रॉम योर सिलेबस. बिकॉज दिस इज़ ए जनरलिस्ट एग्ज़ाम, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए तो नहीं है. UPSC इज़ ए जनरलिस्ट एग्ज़ाम. तो इसमें क्या होता है कि सारे जो बैकग्राउंड के लोग हैं ना, सारे जो बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा सिलेबस पिक किया हुआ है. फॉर इंस्टेंस देयर इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिज़िक्स का भी थोड़ा पार्ट है, और इसके अलावा जैसे ऑपरेशनल रिसर्च का एक टॉपिक है. हालांकि ऑल दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू मैथ्स, ऑब्वियसली उसमें मैथ्स से ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, बट डिफरेंट मतलब सबके सारे सब सब्जेक्ट्स पढ़े हुए नहीं होते हैं, राइट. हर किसी भी इंडिविजुअल के ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए नहीं होते हैं. तो सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, आपके पास राइट गाइडेंस है. मतलब जैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, PYQs किस टाइप के आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कितना ध्यान देना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, which topic is more important and which topic is less important. आगे फर्दर इन फ्यूचर UPSC जैसे एज पर द ट्रेंड कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, राइट. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. तो अगर आपके पास अगर आप खुद से असेस कर पाते हो ये सब चीज़ें, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी. टॉकिंग अबाउट मेंटोरशिप में जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट और माई कोर्सेज, मैं मतलब मेरा जो मैथ्स ऑप्शनल का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में एक टीचर आपको एक तो PYQs में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. जैसे PYQs सारे सॉल्व नहीं होते हैं खुद से,
तो हम लोग क्लास में जैसे सारे सॉल्व करते हैं, स्पेशल क्लासेस में सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द क्लास यू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, राइट, कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कितना पढ़ना है, मतलब बिकॉज सम टाइम कई बार हम लोग ये चीज़ भी असेस नहीं कर पाते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट ए टॉपिक नीड्स टू बी कवर्ड, बिकॉज उसमें आगे बहुत सारा पोर्शन होता है। तो यूपीएससी में कहाँ तक पढ़ना है वो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो गाइडेंस से या मेंटोरशिप से आपको वो एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कितना टॉपिक हमें पढ़ना है, PYQs कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, विच आर द राइट रिसोर्सेज फॉर दिस सब्जेक्ट, और हर टॉपिक में कौन सा सब्जेक्ट, हर सेक्शन में कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है, राइट, और क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्कोर। ऑल्सो ड्यूरिंग द क्लास यू गेट योर असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो आपको सारे जो बुक्स हैं वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी बुक्स मैं रेफ़र करती हूँ। तो मेंटोरशिप का ये बेनिफिट होता है, उससे आपका जो एक तरह से कवरेज ऑफ द सिलेबस है ना, वो कम टाइम में हो जाता है, एक तरह से स्मार्टली हो जाता है। आप जब आप जीएस के लिए अपना ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, इन केस यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ एन एक्सपीरियंस टीचर, जिनको नॉलेज है एक तरह से PYQs कहाँ से आते हैं, सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, बुक लिस्ट कौन कौन सी चाहिए, राइट। तो उससे आपका ना बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्रिपरेशन। आपको जीएस और मैथ्स ऑप्शनल का टाइम बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। So the next topic of discussion is the syllabus and the book list. So let me tell you, in the discussion below this video there is a telegram link which I have mentioned. तो आप उस लिंक पर जाओगे तो मैंने वहाँ पर हर जो मेरे पास जो बुक्स हैं या फिर जो बुक्स आपको फॉलो करनी है उनके सबके आपको सीरियल नंबर और नाम मिल जाएगा। हो सकता है स्नैपशॉट्स भी मिल जाएं, जो मेरा एक तरह से विनीता मलिक के नाम से जो ग्रुप है, वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। फॉर इंस्टेंस प्रैक्टिस असाइनमेंट्स या फिर मॉक टेस्ट, प्री मॉक टेस्ट, तो आप उस ग्रुप को यूटिलाइज़ कर सकते हो इन केस यू आर स्टडिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन, राइट। तो ये वो जो बुक हैं, क्योंकि अभी मैं आपको ये सारी बुक्स शो करूँगी एक एक करके, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक मच ऑफ माई टाइम एंड ऑल्सो योर्स टाइम। तो इससे अच्छा है आप लिंक में जाओ, या फिर इन द डिस्कशन आई हैव मैंशनड माई ब्लॉग एज वेल, उसमें भी आपको ये सारी बुक्स के लिंक मिल जाएंगे इन केस अगर PDF अवेलेबल है तो। और अगर PDF अवेलेबल नहीं है तो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी बुक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या PYQs की कोई बुक है। ये एक बुक है जो PYQs कवर करती है। बेसिकली ये सतीश पब्लिकेशन की है, सतीश UPSC सीरीज़। आई थिंक ये हर ऑप्शनल के लिए अवेलेबल होती है, आप इसे दिल्ली से मंगवा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Many of my students know, can somebody can share the link in the comment section. तो ये आपका इसमें 2020 तक आप मंगवा लीजिएगा। ये तो 2015, ये मैंने बहुत पहले परचेज़ की थी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट से जो पिछले सालों के क्वेश्चंस है उसका एक फ़ोल्डर बना सकते हो। इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज भी करना है। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको मिलते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर सेक्शंस बनाओ अपने लैपटॉप में या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ उनको सेव करके रखो, बिकॉज वो लास्ट में काम आएंगे जब आप रिवाइज करोगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी सेक्शन को। फॉर द टाइम बिंग PYQs के लिए यही बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज PYQs तो नहीं है, टॉपिक वाइज PYQs की कोई बुक आती भी नहीं है, राइट। ये आपके ईयर वाइज PYQs को कवर करती है। और मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको, आई थिंक आप खुद स्ट्रीमलाइन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आप असेस करोगे कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, या फिर प्रैक्टिस कहाँ से करना है, या फिर ग्रेजुएशन के सोर्सेज इनफ है क्या। देखो, जो लोगों ने मैथ्स ऑनर्स पढ़ा है तो ग्रेजुएशन के सोर्सेज इनफ हैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट जैसा मैंने वीडियो के बिल्कुल बिगिनिंग में मेंशन किया, यूपीएससी का जो पैटर्न है या फिर सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आपके ग्रेजुएशन के में जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे ग्रेजुएशन में एक फिक्स सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका
पेपर डिज़ाइन किया जाता है एक तरह से, राइट। बिकॉज तो टीचर्स वही सब पढ़ाते हैं जो आपको पढ़ना होता है। हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होती है ना कि एग्ज़ाम जैसे होता है, जैसे आना होता है, उसी हिसाब से वो पढ़ाते हैं। बट यूपीएससी में भी आपको उस तरह से पढ़ना है ना जैसे हमारा एग्ज़ाम आता है ना। तो उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो ग्रेजुएशन के जो सोर्सेज हैं, जिनके पास भी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए मेक श्योर यू रेफर द बुक्स विच आर रिकमेंडेड बाय मी। एंड ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर एनालाइजिंग सो मच अबाउट द दिस पेपर, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, मतलब। तो इसलिए ये वाली जो बुक लिस्ट है, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, क्योंकि आपको वही जो आप क्वेश्चन करोगे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिर पीवाईक्यूज़ में। तो ये बात हो गई कि प्रैक्टिस कैसे, कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस इन्हीं सोर्सेज से करनी है। कैसे करनी है? जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम जब आप सिलेबस कवर करोगे, तो आप एक तरह से 10 to 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक एक तरह से खुद से सॉल्व करोगे। जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे ना, पिक डिफरेंट क्वेश्चंस, पिक पीवाईक्यूज़ को बार बार सॉल्व करना, राइट। और जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको भी बार बार सॉल्व करना। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमाइजिंग द स्कोर, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके किए हुए होंगे और वही एग्ज़ाम में आ जाएंगे। उससे क्या होता है, अगर आपने बार बार किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो वो अपने आप फिर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम रिकॉल होती रहती हैं चीज़ें, राइट। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको फॉर्मूले रिकॉल हो जाएगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ एक तरह से अपने आप रिकॉल होती रहेगी। अदरवाइज़ क्या होता है, मैथ्स ऑप्शनल में एक बट सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हो रहता है वो ये होता है कि बिफोर बिगिनिंग द आंसर, आपको ये सोचना पड़ता है कि आपका आंसर सोल्यूशन को लीड करेगा आगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट फॉर इंस्टांस इफ़ देर इज़ ए थ्योरम, या फिर अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है, so that your answer is leading to what is being asked in the question, राइट। तो उसमें भी हो सकता है आपको वहाँ पर एक थोड़ा थॉट देना पड़ जाए, वे 1 or 2 मिनट का, तो वो टाइम आपका सेव हो जाता है अगर आप एक तरह से जो रेफरेंस बुक्स हैं यूपीएससी, पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको फॉलो करते हो। तो क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको जो किए हुए क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं, या फिर उन्हीं के बेसिस पर वैसे ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हाउ टू प्रैक्टिस 10 to 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड PYQs plus PYQs. During the third revision, practice the questions which you have practiced in the second revision. उन्हीं questions को third revision में practice करो, और जो concepts हैं उनका अपना notes बना लो. Now next topic of discussion is how to make notes. आपके notes 3 तरीके के होने चाहिए। यू शुड हैव 3 नोटबुक्स फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पहली जो नोटबुक होगी जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक सब्जेक्ट को कवर करोगे, लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली किसी टॉपिक को पूरा लिखोगे, कॉन्सेप्ट पूरा लिखोगे, अलोंग विद द कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस आप लिखोगे उस बुक में, राइट। जो आपकी सेकेंड नोटबुक है उसमें आप PYQs करोगे, PYQs एंड सम एडिशनल क्वेश्चंस। जो आपकी थर्ड नोटबुक होगी उसमें आप फॉर्मूले लिखोगे। जैसे कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एकदम ऑल ऑफ ए सडन कोई डिफरेंट मेथड, कोई डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, जैसे कि ज़्यादातर होता है एक्सपोनेंशियल के केस में, राइट। जैसे एक्सपोनेंशियल को कोई फंक्शन यूज़ हो गया, राइट। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लेनी है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो आई कैन यूज़, राइट। जैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज़ करके कई बार सिंप्लीफाई हो जाता है आंसर। तो ऐसे फॉर्मूले जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, तो उसमें आपको मिलते रहेंगे, तो आप एक जगह पर लिख लोगे। या फिर ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस आप कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप मिस्टेक कर रहे होंगे, जैसे कुछ एवरीबडी हैज़ द टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स ना, तो वो डिफ़र करता है कि आप किस टाइप के मिस्टेक्स कमिट करते हो।
तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वाली मिस्टेक आपसे फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो आपको एक मेंशन कर लेना है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। जैसे कोई फॉर्मूला है, बार बार आप उसको गलत लिख रहे हो, तो आप उसको मेंशन कर लो फॉर्मूला शीट में, ताकि वो एक तरह से ऐसी एक आपका लास्ट में एक छोटा सा जर्नल, डायरी या फिर एक छोटी नोटबुक इस तरह की प्रिपेयर हो जाए, जो आपकी एक तरह से गो थ्रू नोट्स हों, कि आपका आप मिस्टेक्स कम से कम करें, राइट। वो वाली मिस्टेक्स का ध्यान रखें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स की होती है। कई बार जैसे हम बहुत सारा एक टेंडेंसी होती है राइट रीराइट करने की, बार बार कुछ कुछ एरर्स होते रहते हैं, जैसे कई बार हम प्लस को माइनस, साइन को कोस, इस तरह से फॉर्मूले में गलती कर देते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यू शुड हैव 3 नोटबुक्स, वन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, सेकेंड वन फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थर्ड वन फॉर द फॉर्मूला एज वेल एज फॉर द ब्रीफ नोट्स। अब ब्रीफ नोट्स का मेरा मतलब क्या है, ब्रीफ नोट्स या फिर रिविज़न नोट्स में आप उस टॉपिक को इस तरह से लिखोगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। जैसे जब आप, जैसे फॉर इंस्टांस आप लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन नोट्स बना रहे हो, तो उसमें फॉर इंस्टांस मैं पढ़ रही हूँ डायगोनलाइजेशन, तो डायगोनलाइजेशन में आप पहले उसका पूरा एल्गोरिथम लिखोगे, हाउ टू डायगोनलाइज ए मैट्रिक्स व्हेन ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिख दोगे। वो आपको ना एक तरह से लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प करेगी बहुत, क्योंकि जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे आपका लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लाई है, हमेशा पूछा जाएगा, और डायगोनलाइजेशन जैसे मैंने बताया, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है, हमेशा पूछा जाएगा, स्फीयर प्लेन सेक्शन हमेशा पूछा जाएगा। तो उसका अपना एक ना एल्गोरिथम रिवीजन नोट्स बनाकर रख लो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा लास्ट में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द टाइम मैनेजमेंट. Now the time management has basically 2 points to discuss: how to manage the time between the GS papers and the optional paper, and मैथ्स एक तरह से को कितना टाइम देना सही रहेगा, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए डेली। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग एक तरह से फेस करते हैं, ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। So let me tell you, ideally if someone is preparing, like if someone is like preparing 1 year before the exam, तो 3 hours should be 3 hours productive routine is needed for mathematics optional, बिकॉज 2 hours आप क्या करते हो कि अपना कॉन्सेप्ट समझते हो, टॉपिक को समझते हो, 1 hour फॉर प्रैक्टिस, 2 hours फॉर द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम बेसिक से, फिर 1 hour आपको प्रैक्टिस के लिए डिवोट करना ज़रूरी है। एंड दिस शुड बी ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इरेग्युलर हो जाते हैं, इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, नॉट ओनली फॉर ऑप्शनल बट इनफैक्ट हर किसी चीज़ के लिए। Do not start anything which you cannot proceed consistently, because consistency is the most important part of your preparation. तो आप कोशिश करो कि 3 hours डेली दो, रेगुलरिटी से दो। और आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, जैसे आप डिवाइड करके रख लो कि इतने से इतने टाइम तक मुझे एक तरह से ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, इतने से इतने टाइम तक मेरा ऑप्शनल का इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। फॉर इंस्टांस जनवरी फरवरी तक आपका ऑप्शनल एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट, थॉरली वंस you should have studied your मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिलेबस एंटायर टिल जनवरी फरवरी। फिर उसके बाद उसको रिवाइज करोगे तो बिफोर प्रीलिम्स आपका एक तरह से एक पेपर पूरा जैसे 2 बार रिवाइज हो जाएगा, एंड द अदर पेपर कैन बी रिवाइज्ड लेटर पोस्ट प्रीलिम्स, राइट। तो ये चीज़ इसमें टाइम मैनेज आपको इस तरह से करना है, एक तो टॉपिक वाइज आप टाइम डिसाइड करो, हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर ए सर्टेन टॉपिक, एंड उसको कब तक आप फिनिश कर सकते हो कंसिस्टेंटली ऑन रेगुलर बेसिस, बाय डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस, राइट। तो इसी में मैं क्या करती हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर आती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2022 वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए।
सो द पीपल हु आर अपियरिंग इन 2022, उन्होंने, आई एम एज्यूमिंग कि जनवरी फरवरी तक, जनवरी और एट मैक्स फरवरी तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस दैट सिलेबस इज डन, तो आप क्या करोगे, फरवरी टू मार्च रिवाइज करोगे, फरवरी टू मार्च, फरवरी टू अप्रैल, सॉरी फरवरी टू अप्रैल आपको रिवाइज करना है 2 hours by devoting 2 hours daily to mathematics optional. रिवाइज, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट 1 hour कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, 1 hour प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट, 1.5 hour, राइट। उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा लाइटर रखना अपने रूटीन को बिफोर प्रीलिम्स, 1 month बिफोर प्रीलिम्स थोड़ा रूटीन आपका लाइटर होना चाहिए रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑप्शनल। आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जैसे रेस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट देम असाइड 1 month बिफोर प्रीलिम्स। बट मैथ्स में आप एक तरह से अगर आप एकदम स्किप कर दोगे ना, तो चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे एक तरह से भूली जाने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं ना, उससे रिवाइज करते रहना 1 month बिफोर प्रीलिम्स ना, रिवीजन नोट से रिवाइज करते रहना। जैसे किसी टॉपिक का एल्गोरिथम पढ़ लिया, बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ लिया, जैसे आज आपने स्ट्रेटेजी बनाया, आज आपका टारगेट है कि आपको स्फीयर वाला सेक्शन ख़त्म करना है, कॉनिकॉइड ख़त्म करना है, आज आपको एक तरह से कैटनरी पढ़ना है, आज आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ना है। तो क्या करोगे, जहाँ पर आपने उसके क्वेश्चंस किए हो ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट। और वो दैट शुड बी इन ए वेरी फेयर मैनर, रफ नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन करो ना, वो रफ मत करना। जैसे हम नॉर्मली 12th तक क्या करते थे, रफ में प्रैक्टिस करते थे, है ना, कि क्वेश्चन आता या नहीं आता। इसमें जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ना, वो भी आपके सोर्स ही होगा, एक नए तरीके से वो भी आपका सोर्स होगा जो आपको हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली बुक को एज इट इज़ उठा लो और उसमें समझ लो, मतलब कोई क्वेश्चन को रीड करो और फिर ये देखो उसको आपने कैसे सॉल्व किया है, राइट। तो वो एक बिग हेल्प होता है। इससे क्या होता है कि मिनिमम टाइम में आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है और बाद में आप भूलते भी नहीं हो और आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। तो बिफोर प्रीलिम्स ये आपको करना है कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना, सारे के सारे टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे एंड दैट टॉपिक इज़ डन। इस तरह से आपको टारगेट रखना है। सो 2022 वालों के लिए यही है कि अभी तक आप दिसंबर जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपका दिसंबर जनवरी तक ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, मैथ्स ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, तो उसमें 2 सिनारियो अराइज होते हैं कि या तो आपका एक पेपर कंप्लीट है, एक पेपर कंप्लीट कर लो और जो दूसरा पेपर है उसके कुछ सेक्शंस कंप्लीट करके रखो। बिकॉज 2-3 सेक्शंस को प्रीलिम्स के बाद मैनेज करना पॉसिबल है, बट नॉट ऑल द सेक्शंस। पूरा पेपर 1 प्रीलिम्स के बाद मैनेज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, या फिर पूरा पेपर 2 प्रीलिम्स के बाद मैनेज करोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी क्या करो, जनवरी फरवरी तक जिन्होंने जैसे एक पेपर पढ़ लिया है तो दूसरा पेपर का 1-2 टॉपिक्स पढ़ लो, राइट। ऐसा ना हो कि आपके दोनों ही पेपर इनकम्प्लीट हैं, कुछ कुछ सेक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, तो उस टाइम पर फिर आपका प्रीलिम्स देना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। बिकॉज प्रीलिम्स के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब आप पूरा ही सब कुछ ही थोरोली पढ़ो, राइट, सब कुछ बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ो। तो ये 2022 वालों के लिए है। टिल जनवरी फरवरी कंप्लीट योर सिलेबस वंस। उसके बाद जो आपका रिविजन नोट्स है ना, उससे और जो आपके प्रैक्टिस नोट्स हैं उनको डेली की डेली 3 आवर्स तो रिवाइज करो। एक टॉपिक रिवाइज किया रख दिया, एक टॉपिक रिवाइज किया रख दिया। साथ के साथ पैरेलली यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहो, राइट। मतलब जैसे नॉट ऑन ए डेली बेसिस, मॉक टेस्ट मतलब इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि मतलब आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी, बस पूरा मॉक टेस्ट नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो अटेम्प्ट कर लो, राइट। तो ये तो हो गई 2022 वालों के लिए। 2023 वालों के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है। 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, टिल दिसंबर अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टिल दिसंबर जनवरी जो आपने बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे मैं मूव करती हूँ कि फाउंडेशन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब बेसिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए 11th-12th वाली बुक से। सो लेट मी टेल यू, थोड़ा नोट करना जो मैं बोलूँ। वैसे बोर्ड नहीं है एक्चुअली, मैंने बोर्ड का सोचा था कि मैं बोर्ड पर दिखाऊं, बट वो सेटअप अभी हो नहीं पाया,
राइट, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग बोर्ड पे सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे। तो 11th-12th वाली बुक से आपको कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 9th-10th से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना। 9th-10th वाली बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना। 11th वाली बुक से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ सकते हो क्योंकि आगे भी हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ते हैं। लिमिट कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ग्राफ्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फंक्शंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जैसे फंक्शंस वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस, फंक्शंस की डोमेन, रेंज, वो सारी चीज़ें एक तरह से रिवाइज कर लेना। सो लेट मी रिकैप वंस मोर। लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर था ना हमारा 12th क्लास में, वो पूरा आपको एज इट इज़ फिर से करना है क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बिना तो कोई भी टॉपिक नहीं होगा। सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला टॉपिक भी, डेफिनेट इंटीग्रल एंड नॉर्मल इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों टॉपिक्स करने हैं। लिमिट करना है, कॉन्टिन्यूटी करनी है, और इसके अलावा आपको फंक्शंस करने हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शंस करने हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शंस जैसे लॉगरिथम ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको बेसिक्स मतलब कवर करना है। जिन लोगों को बेसिक्स जैसे कवर, जो लोग खुद से नहीं कवर कर सकते और जो 2023 में अपीयर हो रहे हैं, तो वो इस चैनल पर रिलाई कर सकते हो। दिसंबर जनवरी तक मैं फाउंडेशन कोर्स यहाँ कंप्लीट कर दूँगी। दिसंबर और जनवरी तक फाउंडेशन कोर्स फॉर 2023 एस्पायरेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। ओके, तो ये तो बात हो गई कि स्ट्रेटजी की। 2023 वालों को अभी बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है जनवरी तक। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीएस और मैथ्स ऑप्शनल का टाइम मैनेजमेंट। देखो वो चीज़ हर किसी की अपनी इंडिविजुअल होती है। आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज सी ये चीज़ है कि बस मैं इतना बता सकती हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल मतलब मेंस पेपर की बात करें तो मतलब सारे मेंस पेपर्स की जीएस 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल की बात करें तो जितना आप टाइम जीएस में डिवोट करके मार्क्स अपने इंक्रीज़ करवा सकते हो ना, उससे ज़्यादा मार्क्स आप मैथ्स पढ़ के वहाँ पर गेन कर सकते हो। राइट, स्कोरिंग नो डाउट बहुत होता है, मिस्टेक्स नो डाउट चांसेस बहुत होते हैं मिस्टेक्स करने के, सिलेबस वास्ट है थोड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जहाँ आप जीएस और मैथ्स ऑप्शनल में प्रेफर करो ना कि कौन से ज़्यादा टाइम किसको डिवोट करो, तो आई वुड सजेस्ट यू अभी ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम डिवोट करो। प्रीलिम से पहले टिल दिसंबर जनवरी ऑप्शनल को टाइम डिवोट करो क्योंकि वो आपको आपके स्कोर को यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि बाकी सारे ऑप्शनल्स में क्या होता है कि आपका बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर भी मैटर करता है, यहाँ पर वो मैटर नहीं करेगा। वहाँ पर एक करंट अफेयर्स वाला भी सेगमेंट होता है, राइट, तो उसमें आपको उनको अपडेट रहना पड़ता है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, दिस इज़ प्योर स्टैटिक, राइट। तो पीवाईक्यू से प्रेडिक्टेबिलिटी खूब होती है एग्ज़ाम की। राइट रिसोर्सेज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आने का है, तो आप उसको खुद ही स्ट्रेंथन कर लोगे, उसके हर जगह से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे। सो बिफोर गोइंग टू द मेंस, मैथ्स ऑप्शनल की आपकी इतनी तैयारी हो सकती है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको थॉट नहीं देना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करूँ, वो क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा। तो व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटी की मतलब किसको ज़्यादा टाइम देना प्रेफर रहेगा, किसको ज़्यादा टाइम देना बेनिफिशियल रहेगा, तो उसमें मैं अगर बताऊं तो मैथ्स ऑप्शनल को अगर आप प्रेफर करते हो, राइट, ज़्यादा मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स हैं तो मैथ्स ऑप्शनल को आप डिवोट करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली रेज होंगे, राइट। और मार्क्स जो मेंस का आपका स्कोर है ना, वही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपकी रैंक क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन इंश्योर करवाने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जीएस को आप उतना टाइम दो कि आप जीएस प्रीलिम्स बेसिस पर मतलब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर कर लो और मेंस के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लो। आंसर राइटिंग प्री के बाद होगी मेंस की, जो जीएस पेपर्स है उनकी आंसर राइटिंग आई थिंक अभी थोड़ा थोड़ा आप कर रहे होगे, बट प्रीलिम्स के बाद आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करोगे।
तो अभी जो टाइम है अभी मैथ्स को डिवोट करो. सो एज आई सेड कि 3 आवर्स मिनिमम आपको चाहिए, तो 3 आवर्स कैन बी रेज टू 3.5 आवर, देर इज़ नो हार्म इन दैट. तो ये टाइम आपका अपना इंडिविजुअल है कि आप कैसे मैनेज करते हो. विद मैथ्स यू कैन टेक आइदर 1 और 2 जीएस सब्जेक्ट्स. इतना तो सबको ही मैनेज करना पड़ता है, सबको ही करते हैं इतना मैनेज, राइट. तो ये टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स ऑप्शनल में 3 to 4 आवर्स डेफिनेटली यू शुड डिवोट टिल जनवरी फरवरी. उसके बाद आप कट डाउन कर सकते हो, लाइक यू कैन कट इट डाउन टू 2 आवर्स टिल मे. उसके बाद देन 1 आवर टिल जून. फिर प्रीलिम्स के बाद हम फिर बाद में बात करेंगे. ऑल राइट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज कैलकुलेटर अलाउड इन द एग्जाम. यस, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कैशो ई सीरीज़ वाले कैलकुलेटर्स हैं वो डेफिनेटली अलाउड है. बाकी जो मेरा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने कैलकुलेटर एक तरह से लिंक शेयर किया भी होगा, नहीं किया होगा तो मैं भी कर दूँगी, राइट. तो कैलकुलेटर्स डेफिनेटली अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट रियली स्कोरिंग. ये दिस इज़ टेकन ऑलरेडी. और उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन. देखो, नॉर्मलाइजेशन पर जितना आप हेडेक रखोगे ना उतना ही एक तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा. बिकॉज ये चीज़ें उतनी आउट तो होती नहीं है कि कितना नॉर्मलाइजेशन, मतलब एक्चुअल कितना कंपोनेंट होता है नॉर्मलाइजेशन का ना. नॉर्मलाइजेशन होता है कि हर मार्क्स में स्कोर या फिर जो आपके मार्क्स अलॉट, जो मार्क्स एक तरह से दिए जाते हैं वो थोड़ा लेस कर दिए जाते हैं. इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज मैथ्स में आपने अगर कोई क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया है, आंसर आया है, राइट, तो उसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें और आप क्या लिखोगे, वट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन वो आपने सॉल्व कर दिया. सो मैथ्स में तो यही होता है कि पूरे मार्क्स आएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, वो कुछ 1 और 2 मार्क्स जो है वहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं, राइट. तो उससे क्या होता है कि स्कोर एक तरह से, मतलब इट वर्क्स एज कि मतलब, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शनल्स को बेनिफिट कम होता है इसके रिगार्डिंग, तो इसलिए उसको बैलेंस आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, राइट. तो लेकिन दिस थिंग्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिवील्ड कितना होता है, कैसे होता है. तो आप ये मान के चलो ना कि आपको तो मैक्सिमम स्कोर के लिए टारगेट रखना है. आपको 400 प्लस 470 प्लस 450 प्लस अटेम्प्ट करना है. तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे भी, तो अगर हम 70 या फिर 50-60 अगर मान के चलें तो भी आपका स्कोर 350 प्लस हो सकता है. एंड इवन इफ इट इज़ नॉट 350, 330 प्लस डेफिनेटली हो सकता है अगर आप 420 या 400 का अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे आपको नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा, उसके बाद कैसी चेकिंग होता है, इन सब के बारे में सोचने की बजाय आप ये कोशिश क्यों नहीं करते कि आपको जो जितने टॉपिक्स गिवन है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, उस टॉपिक को स्ट्रेंथन करो, PYQs करो, तो उससे अपने आप ही आपका स्कोर जो है वो अप जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात. सो फोकस मोर ऑन व्हाट इज इन योर हैंड. नॉर्मलाइजेशन, सिलेक्शन, दिस थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स. तो आप उसके ऊपर फोकस करो जो आपको अभी कर सकते हो. अभी वी हैव टाइम, तो हम लोग कुछ भी अपने आप को, कुछ भी कितने भी चीज़ें, जैसे सारा मतलब एक तरह से जैसे चाहें वैसा, जितना चाहें वैसे रेडी हो सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द मेन डे. तो फोकस ऑन दैट ओनली, राइट, कि आपको मैक्सिमम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स देने हैं और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, राइट. तो यहाँ से मैं एक टॉपिक पर मूव करना चाहूँगी कि क्या सारे सेक्शंस, मतलब क्या सारे सब कोई सबके सब सेक्शंस में परफेक्ट होता है. नो नो नो, नॉट एट ऑल. हर किसी का कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है जिसमें उसको कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा. तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को पूरा छोड़ देते हैं, उस सेक्शन को पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें चॉइसेस होती हैं. जैसे सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, तो आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको हर सेक्शन से एक क्वेश्चन तो चूज़ करना ही पड़ेगा. तो बेसिकली एक्सेप्ट द कंपलसरी पार्ट, कंपलसरी क्वेश्चंस, इन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस. समझ में आ गया.
तो एक सेक्शन से आप 2 पिक करोगे, दूसरे से 1 पिक करोगे। तो उसमें जैसे सेक्शन ए पेपर 1 में होता है, उसमें लीनियर अलजेब्रा होता है, एनालिटिक होता है और कैलकुलस होता है। जो सेक्शन बी होता है उसमें आपका वेक्टर होता है, ओडी होता है और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स होता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है जैसे 5th क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसमें आपका ओडी आ जाता है, एक क्वेश्चन वेक्टर से रहता है, एक क्वेश्चन स्टैटिक से रहता है। बट जो मैंने आपको वीडियो डाली हुई है ना कि टॉपिक वाइज कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पर ईयर, तो उससे यही पता चलता है कि हर सब्जेक्ट का वेटेज एक तरह से इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे होता है कि आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हो। देखो पूरा छोड़ना तो एडवाइजेबल नहीं है, पूरा छोड़ना किसी टॉपिक को या किसी एक पूरे सेक्शन को तो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि कोई सेक्शन आपको कम इंटरेस्टेड लगेगा तो उसको आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी आप कंटिन्यू करते हो ना, फिर भी उनको पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी वही फैक्टर काम करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो उसको। जैसे 1-2 टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो किसी एक सेक्शन से जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर डूएबल लग रहे हैं बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, देन डू दोज, राइट। उनमें क्या करो, जो कॉन्सेप्ट है वो करो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और PYQs कर लो। कुछ नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके रिसोर्सेज है उनसे तो सारे ही कर लो, उनको अंडरस्टैंड करो और उनको बार बार लिख कर देखो। इसको रटना नहीं बोलते, इसको बोलते अंडरस्टैंडिंग से हैबिट में लाना उस चीज़ को, राइट। उस चीज़ का हैबिचुअल होना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, सो दैट ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आपका कोई नॉन क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप टैकल कर सको। इसको बोलते हैं बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी रेडी फॉर द एग्जाम, राइट, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, राइट, टू बी रेडी फॉर द एग्जाम। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई सेक्शन है तो उसको पूरा छोड़ने की बजाय उसमें से यू कैन स्किप 1 और 2 टॉपिक्स, बट आई वुड सजेस्ट यू कि उसको अच्छे से पढ़ो, समझो और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं और जो PYQs हैं वो कर लो उससे। डन। तो ये तो आ गया वो वाला पार्ट कि क्या सब कुछ परफेक्ट होता है हर किसी एस्पायरेंट का, नहीं होता है। इवन जिन्होंने 370 प्लस या 350 प्लस मार्क्स जिनके आए होंगे उन्होंने भी कुछ सेक्शंस तो एक तरह से बहुत फोर्सफुली मन बना के एक तरह से कवर किया होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि सारा सिलेबस सबका पढ़ा हुआ नहीं होता है, सारा सिलेबस सबका नॉन भी नहीं होता है। यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ क्वेश्चंस में, और कोई ऐसा होगा जो बहुत ही स्मूथली चला जाएगा, तो वो तो सब सब्जेक्ट के साथ होता है ना। ओके, तो नाउ दिस इज ऑल्सो टेकन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज बिल्कुल शुरू में तो नहीं, क्योंकि आपको अगर कोई टॉपिक का आइडिया नहीं है, आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आप टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि सब तब सेक्शनल टेस्ट दो। जैसे लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक बेस्ड टेस्ट, कोई लीनियर अलजेब्रा पढ़ा तो उसका टॉपिक का टेस्ट दे दिया, कैलकुलस पढ़ा उस टॉपिक का टेस्ट दे दिया, ओडी पढ़ा उस टॉपिक का टेस्ट दे दिया, इस तरह से। तो टेस्ट सीरीज आपको इस तरह से इस तरह से अटेम्प्ट करनी है। अब टेस्ट सीरीज आप चाहो तो कुछ फ्री मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किए हैं। लीनियर अलजेब्रा का एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने सेंड किया था 21 को। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो कल होगा, तो आप चाहो तो वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो फ्री मॉक टेस्ट हैं। बाकी फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज फॉर 2022 एस्पायरेंट्स वो मैं जनवरी के बाद लेकर आऊँगी, राइट। तो टेस्ट सीरीज आपको एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद पहले आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, उसके बाद आप प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट दोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है माई कोर्सेज फॉर 2022। सो फॉर 2022 ऑन अनअकैडमी प्लस मेरा भी पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 में रियल एनालिसिस कल से शुरू हुआ है, रियल एनालिसिस। तो वहाँ पर मैं जनवरी तक पेपर 2 फिनिश कर रही हूँ। तो फॉर 2022 एस्पायरेंट जनवरी तक पेपर 2 वहाँ ख़त्म होगा। पेपर 1 ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, उसमें एक तरह से 120 सेशंस का एक कोर्स है जो लेटेस्ट कोर्स है। तो अलोंग विद ए लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस जो मैंने प्रैक्टिस सेशंस लिए हुए हैं पर सब्जेक्ट, PYQ सेशंस, वो सब अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड।
तो जो लोग अभी पेपर 1 या पेपर 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको रिकॉर्डेड मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर, पेपर 2 लाइव अभी चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर ही, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, राइट। रही बात कोर्स फॉर 2023, so for 2023 what I'm planning to cover first the foundation course, बेसिक्स मैं जनवरी तक कवर करूँगी यहाँ पर, उसके बाद आई विल ब्रिंग ए कोर्स फुल फ्लेजेड कोर्स टॉपिक बेस्ड कोर्स फॉर 2023, मतलब कंप्लीट कोर्स होगा टॉपिक वाइज बट मैं कवर करूँगी। सो फॉर 2023 एस्पायरेंट्स ये प्लान रहेगा, जनवरी के बाद ही कोर्स आएगा, राइट। लेकिन टिल जनवरी आप लोग क्या करो, अपने बेसिक्स स्ट्रेंथन कर लो फ्रॉम द वीडियोज़ विच आई विल अपलोड इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज़ डन। प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस हो गया, हाउ टू मेक नोट्स हो गया, हाउ टू रिवाइज हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डेली टाइम कितना देना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं हो गया, ग्रेजुएशन सोर्सेज इनफ है ये मैंने डिस्कस कर लिया, इज इट रियली स्कोरिंग नॉर्मलाइजेशन, बेसिक्स टू कवर, 2022 स्ट्रेटेजी डन, 2023 स्ट्रेटेजी डन, एंड सिलेबस एंड बुक लिस्ट के लिए एज आई हैव टोल्ड यू, सिलेबस एंड बुक लिस्ट में वैसे दिखा सकती हूँ आपको, बता भी सकती हूँ, टॉपिक्स भी बता सकती हूँ, बट मैं वो सारा अपने ब्लॉग पे अपडेट कर दूँगी, ठीक है। वीडियो में ना वो काफ़ी लंबी चली जाएगी वीडियो, तो ऐसा करते हैं ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप विनीता मलिक जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप ज्वाइन करो, वहाँ आपको ये सारी बुक्स जो है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए ये चाहिए, वो मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगी और टॉपिक्स आपको वहीं पर मैं डाल दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स एक तरह से पढ़ने हैं, नॉट फ्रॉम द सिलेबस बट सिलेबस में क्या है आपका एक टॉपिक मैंशनड है, उसके सब टॉपिक्स नहीं मैंशनड है ना, जैसे एक टॉपिक मेंशन कर दिया बेसिस एंड डायमेंशन, लेकिन उसके सब टॉपिक्स उसके आगे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब नहीं मेंशनड है। तो मैं कोशिश करूँगी अपकमिंग सेशंस में या फिर कभी हमारा इंटरेक्शन हुआ जैसे कभी कोर्स के थ्रू या फिर जैसे फॉर इंस्टांस अगर यहीं पर मैं कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसमें मैं बताती रहूँगी कि इस टॉपिक से आपको यही सब पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। So this is it. I think I didn't miss anything और in case I missed some things तो वो आप मुझे comment section में बता सकते हो, but I have tried to cover as much as I could जहाँ तक मुझे लगा कि जो मेरे पास queries आती हैं लोगों की उसके according। बाकी यहाँ पर what can you expect from this channel, तो बेसिकली जनवरी से मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूँगी, जनवरी तक आप यहाँ पर बेसिक्स कवर कर लेना, बेसिक्स कवर होंगे। फॉर 2022 एस्पायरेंट्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो फ्री मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रही हूँ उनका सोल्यूशन भी यहीं पर मिलेगा आपको, यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, जो फ्री मॉक टेस्ट है उनका सोल्यूशन। और बाकी 2023 वाले यहाँ से बेसिक्स कवर करेंगे, जनवरी के बाद का जो प्लान रहेगा, स्केड्यूल रहेगा, वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। ओके देन, दिस इज़ इट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।